ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में आज क्या कुछ हालात रहे, कोविड-19 की सूरत हाल में मकामी लोगों में किस तरह की तशवीश है और चाइना के हालात कहाँ पहुँचे। लद्दाख में फ़ौजी सरबराह का दौरा मुकम्मल हुआ, सूरत हाल से निपटने के लिए क्या मामला तय किए गए, क्या हिकमत अमली और क्या स्ट्रेटजी फ़ौज की तरफ से रखी गई है, मुकम्मल जायज़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा तामीर और तरक्की के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से किन इलाकों में इस वक्त मामलात कहाँ पहुँचे हैं। ओमपोरा में सिडको डिपार्टमेंट को लैंड अलाट होने के बाद क्या वहाँ पर तजदीदकारी का काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई, ना ही बिजली चली ना ही बल्ब चमके। और इसके अलावा और भी मामलात रहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब लद्दाख के मामले पर भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर दोनों मुल्कों के बीच में किसी तीसरे मुल्क और तीसरी ताकत ने बेहतर और मस्बत रोल अदा नहीं किया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के फ़ौजी सरबराहों की माने तो दोनों अतराफ से फ़ौज बिल्कुल तैयार है और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इधर लद्दाख के लिए भारतीय फ़ौज के सरबराह ने दौरा मुकम्मल करने के बाद फ़ौजी जवानों अफसरान की आला मीटिंग बुलाई और उसके बाद उन्हें यकीन दिलाया कि मुल्क सिमत मुखालिफ करने वाली किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि फ़ौज में हौसला बराबर है, चाइना तो क्या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजी ताकतें बराबर मशक कर रही हैं और एक इंच ज़मीन भी किसी भी मुल्क के हवाले नहीं की जाएगी। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब लद्दाख, कारगिल और इसके आसपास में लगातार चाइना और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुकात खुशगवारी से नहीं चल रहे हैं। हालांकि ये कई दहाइयाँ कबल की बात है कि चाइना ने कई इलाकों में इन्फिल्ट्रेट करके लद्दाख की तरफ पेशकदमी की थी। बाद अज़ां डिप्लोमेसी और मिलिट्री लेवल पर मामले को हल करने की कोशिश की गई। सनम अजाज हमारे साथी मज़ीद तफसील के साथ लाल चौक श्रीनगर से इस सूरत हाल पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। बात चलेगी तो दूर तक चली जाएगी, ये बहुत पहले से बताया जा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया से लेके सारे तजिया निगार ये भी बता रहे थे कि अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जो कल 48 घंटे शुरू हुए थे उनसे पहले ही ख़त्म होने से पहले ही बात ताइवान से हुई और ताइवान में चीन का जहाज़ भी गिराया गया। बात कश्मीर से की थी लेकिन पहुँचते पहुँचते ताइवान पहुँची और ताइवान से निकली बात को कह के यही कहा जाता है कि ताइवान की इतनी ताकत नहीं है कि चीन का जहाज़ गिरा सके। कहीं न कहीं सीधे तौर पे अमेरिका का हाथ है और जब अमेरिका की हाथ की बात आ जाती है तो बात एक बड़ी जंग की भी हो जाती है। इधर फ़ौजी सरबराह लद्दाख के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल तो कर चुके हैं, लेकिन 2 रोज़ा दौरे के बाद उनका भी मानना है कि तनाव है, लेकिन तनाव के बीच में कुछ अभी भी पहल की जा सकती है। लेकिन पहल की उम्मीद कहाँ से नज़र आएगी। कमांडरों की मीटिंगें आज भी नाकाम हुई हैं, पहले भी नाकाम हुई हैं। लगातार मीटिंगों का सिलसिला जो जारी है उसमें कोई बात निकल के नहीं आ रही है। और बात जब रूस तक पहुंची थी तो रूस में भी वज़ीर दिफा के साथ हो रही मीटिंग तो नहीं हुई है और फिर साफ जाहिर है तैयारे, गोले और गोलियां चलने की ही बात है। उन सारे के बीच में फिंगर्स पर भी नज़र है और फिंगर्स के साथ साथ गलवान वादी से निकली सारी कहानी अब आगे निकलते हुए किसका बलवान करती है वक़्त बताएगा। फ़िलहाल वादी कश्मीर से लेकर दुनिया में सबकी नज़र लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पे है और उन ऊंची पहाड़ियों से कोई अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है। इस सारे के बीच में कश्मीर के अंदर की सूरत हाल में नॉर्थ कश्मीर का पटन का इलाका जहां सुबह सुबह इनकाउंटर और इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट का मारा जाना साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर की सरहदों पर भी तनाव है। जहां अंदर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं वहां लाइन ऑफ कंट्रोल से भी अच्छी खबरें नहीं हैं और वहां भी बताया जाता है कि गोली भी चलती है और गोलियों के साथ साथ उस तरफ की खबरें भी अच्छी नहीं आ रही हैं। वादी कश्मीर से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर ताइवान के समंदर तक हर जगह से जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि आने वाले दिन किसी बड़े तूफान का पेशखीमा हो सकते हैं। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि आप तारीख का जब अवराक पलटते हैं तो आपको जंग किसी भी मसले का हल नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी अजीम ताकतें किसी भी सदी में एक दूसरे के खिलाफ नबरत आजमा हुई, लेकिन बाद में हिरोशिमा, नागासाकी और कई ममालिक हमने ढेर होते देख लिए। चाइना और हिंदुस्तान के बीच में इस वक्त न सिर्फ खारजी सतह पर, मुल्की सतह पर, मिलिट्री सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर नज़दीकियाँ लाने की ज़रूरत है, लेकिन इन नज़दीकियों को बारीक बीनी से पढ़ने की भी ज़रूरत है।
चाइना ने कहीं न कहीं कई बार हिंदुस्तानी फौज को ललकारा और किसी भी खाते में डाले बगैर मसले को वाइंड अप किया। चाइना ने पाकिस्तान का हर वक्त रोल निभाया, चाहे वह अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस हों या अक़वाम मुत्तहिदा में हाफिज़ मोहम्मद सईद के हवाले से कोई एजेंडा लाया जा रहा हो। चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में क्या वजह रही कि सियासी तौर पर दोनों मुल्कों ने इस मसले को उतना ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। यहाँ तक कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, आप जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखें, बडगाम, अवंतीपोरा, पुलवामा, त्राल, इनके ऊपरी इलाकों में देखें तो रात देर गए बच्चे ज़रूर कहते हैं कि जहाज़ों के चलने की आवाज़ें ऊपर से सुनाई देती हैं। लद्दाख, कारगिल हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा, लेकिन चाइना के साथ लद्दाख के ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं होते। बीच में मुल्क के फौजी सरबराह का दौरा भी था, राजनाथ सिंह ने दौरा किया, प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कलीम सिद्दीकी स्पेशल तज्जिया पेश करेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच में हार जीत किसकी होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन क्या इस जंग को टाला जा सकता है? मसला लंबा खिंचता हुआ और कशीदगी का दौर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि शायद आज 5वें दौर की जो मीटिंग चल रही है उससे कुछ निकल कर आए। चूंकि 4 दिनों की मीटिंग बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं मानी जा रही है। आज 5वें दिन की मीटिंग चुशुल में हिंदुस्तान और चीन की आर्मी के दरमियान होने वाली है और शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग से उम्मीदें हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रूस के मॉस्को में मौजूद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के उस मुतवक्को मीटिंग से उम्मीदें हैं जो चीन के वज़ीर दिफा के साथ हो सकती है, ऐसी खबरें मिल पा रही है। चूंकि दरे पर्दा सफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं। चीन की तरफ से अपील की गई, गुजारिश की गई, चीन के वज़ीर दिफा ने गुजारिश की कि राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात की जाए अलग से, और ताकि वे इसी के मसले पर बात करें। लेकिन अभी जो खबरें मिल पा रही है कि अब तक के हातमी तौर पर फैसला नहीं हुआ है कि मीटिंग होगी या नहीं, वो मुलाकात करेंगे या नहीं, लेकिन जराए कह रहे हैं कि दरे पर्दा कोशिश जारी है और मीटिंग हो सकती है। तो मॉस्को से बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन आर्मी चीफ का यह दौरा और साथ ही साथ बहरिया मश्क का आगाज आज से, आपको बता दें बे ऑफ बंगाल में नेवी का एक्सरसाइज रशिया के नेवी के साथ आज से शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं तीनों सतह पे तैयारियां जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत के जरिए हिंदुस्तान मसले का हल चाहता है, लेकिन तमाम खतरात को देखते हुए हिंदुस्तान अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि हमारी तैयारी पूरी तरह से रहनी चाहिए हर वक्त हर लम्हा। नाज़रीन, ये था सरहदों का हाल कि दोनों मुल्कों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वापस आते हैं जम्मू कश्मीर में आज भी शुमाल और जनूब में गोलियों का तबादला हर सिमत में देखा जा सकता है। आज सुबह शुमाली कश्मीर के वदीपोरा पट्टन में मकामी आबादी में जब लोग आरामी कर रहे थे तो गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। बताया जाता है कि वदीपोरा और आसपास के इलाके में फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने इस इलाके का कॉर्डन ऑफ शुरू किया। इत्तला थी कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट इस एरिया में देखे गए हैं, जिसके बाद फौज ने वसी ऑपरेशन शुरू किया। इब्तिदाई हमले में बताया गया कि मिलिटेंटों की फायरिंग में एक फौजी मेजर शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिन्हें बादामी बाग श्रीनगर 92 बेस कैंप अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिरी खबरें आने तक इलाज व मुआवजा जारी था। इसी बीच में जवाबी कार्रवाई में फौज ने बाद में दावा किया कि इस हमले में 2 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। फौज ने यह भी दावा किया कि ये दोनों मिलिटेंट इलाके में काफ़ी टाइम से सरगर्म थे और फौज को इंतहाई मतलूब थे। मकामी आबादी में काफ़ी देर तक गश्त रही और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर CRPF जवानों के साथ साथ आर्मी के जवानों ने भी पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया। बाद अज़ां सुबह ये तस्वीरें आप देख पाते हैं कि किस तरह से एक फैमिली को वहाँ से जिस जगह पर मिलिटेंटों के होने की इत्तला थी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा हो। बताया जाता है कि मासूम बच्चों के साथ कुछ फैमिलीज़ वहाँ से निकल गए और जब झड़प चलती रही तो मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह और आखिरी बार गाँव खाने तक यानी शेड में दाखिल हुए, जिसके बाद फौज ने दावा किया 2 मिलिटेंट मारे गए। SOG का एक पुलिस एहलकार जख्मी है, सेना का एक ऑफिसर जख्मी है, जबकि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बावजूद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अब नॉर्थ के बाद साउथ कश्मीर में लगातार गुज़श्ता कई बरसों से महीनों से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आज मिली इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि त्राल के ऊपरी इलाकों में घने जंगलात में मिलिटेंटों के 3 हाइड आउट कमीनगाहों को तबाह करने का भी इन्होंने दावा किया और बताया कि इस मौके पर
3 AK-47 राइफलों समेत बहुत ज़्यादा हथियार और गोली बारूद वहाँ से बरामद किया गया। उसके बाद इलाका बबहार पुलवामा से इतला मिली कि यहाँ पर मिलिटेंटों के छिपे होने की कहीं न कहीं इतला सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। उसके बाद इस एरिया से निकलकर सर्च ऑपरेशन बबहार में मुकम्मल हुआ, लेकिन बाद में ऑपरेशन के दौरान पता चला कि टिक्कर इलाके में कहीं न कहीं मिलिटेंटों को यहाँ पर देखा गया था। सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन में बताया जाता है कि 2 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक खबर यह की है कि टिकन से पहले बबहार इलाके में शायद मिलिटेंट इस एरिया से फोर्सेस को चकमा देने के बाद दूसरी जगह मुंतकिल हुए, क्योंकि हरे भरे बागात और चढ़ से भरा ये एरिया अब ये दाखिल हुए हैं टिकन में, जहां पर एक इतला के मुताबिक मिलिटेंटों को किसी घर में जाते देखा गया और सुरक्षा बलों ने चेज करके वसी इलाके को सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन ऑफ किया। आखिरी इतलात मिलने तक टिकन और दूसरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी था। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद शोपियान, पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा, कुलगाम ये वो इलाके रहे जो लगातार मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट को बड़ा नुकसान भी यहां पर पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों ने इन एरियाज में लगातार क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन से इस इलाके में बड़ी तादाद में कहा कि मिलिटेंटों ने या तो ये रास्ता बदल दिया या तो वो झड़प में मारे गए। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इन इलाकों में लगातार मिलिटेंट मारे जाने के बावजूद भी मिलिटेंटों की तादाद में कोई न इजाफा न कमी दिख रही है। लगातार सुरक्षा बल और पुलिस के आला अफसरान कहते हैं कि अभी तक 150 मिलिटेंट मुख्तलिफ ऑपरेशन मारे गए। हालांकि साउथ कश्मीर और बकिया इलाकों में अभी तक 80 से ज़ायद मिलिटेंट मुख्तलिफ झड़पों के दौरान, जो कि नए नए मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल हुए थे, मुख्तलिफ झड़पों में मारे गए। लेकिन मिलिटेंट रैंकों में ज्वाइनिंग का सिलसिला अभी पूरी तरह से इन इलाकों में थमा नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसों की। कोविड-19 की तादाद में लगातार केसों में इजाफा होता जा रहा है। बीते रातों में 1089 केसेस आने के बाद 11 अफराद की डेथ इस बात की गमाज है कि आने वाले दिनों में सर्दियों के अयाम शुरू होते ही हमें और ज़्यादा मोहतात रहना होगा। खिलाफ तवक्को और हैरान कुन तौर पर हंदवाड़ा अस्पताल के अंदर हमारे नुमाइंदे ने जायज़ा लिया और अस्पताल के अंदर भी मास्कों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। हालांकि बाज़ारों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों में बैठने के लिए जगह नहीं है। प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस अपनी जगह, लेकिन ड्राइवर हजरात और उनके हेल्पर्स ये बात समझने से कासिर हैं कि अगर गाड़ी में 4 से 5 लोगों को बिठाना था तो 11 सवारियां कहां से बैठेंगी। इस ज़मन में आज हमारी टीम ने सिटी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर नवीद शाह से रब्ता कायम किया और जानना चाहा कि लगातार बढ़ते केसेस के बाद कहीं हमने इस कोविड-19 के पीरियड को हल्के से नहीं लिया। इसको लाइटली लेने का मतलब हो गया कि आपने मुश्किलात को अपने घर आने की दावत दी। यही वजह थी कि प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को फॉलो न करने का मतलब इंतज़ामिया बाद में इसके लिए दोषी करार दी जाएगी। पहले शुरुआत अपने घर से करें। पहले 2-3 महीनों में हमने घर में इंतज़ामात मुकम्मल किए थे और घर से बाहर आने के लिए एक गुनाह समझा जाता था और घर से बाहर जाने के लिए आपको अफरादी खाना का परमिशन लाजमी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब घरों में यह निज़ाम भी ख़त्म होने लगा। सोशल डिस्टेंसिंग को अब कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दिया। सैनिटाइज़र, सोप का इस्तेमाल कहीं कसरत से होता है, कहीं न होने के बराबर। हालांकि गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल अजीब व गरीब है। जब आप एक 4 व्हीलर में बैठेंगे, 3 व्हीलर पर बैठेंगे, सवारी उतारने के बाद आपने उस गाड़ी को, उस ऑटो रिक्शा को आपने सैनिटाइज करना है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्राउंड ज़ीरो पर कोविड-19 के लिए हालात उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ में भी मामूलाती ज़िंदगी को खोलने की इजाज़त दी गई, ना कि ये बताया गया कि कोविड का पीरियड ख़त्म हो गया। या तो जम्मू कश्मीर में कोविड से लड़ने के लिए आपको हिकमत अमली में दोबारा लॉकडाउन इम्पोज करना होगा, या तो आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, या तो आप खुश हैं, आप कोविड-19 को अपने घरों में आने की दावत दे रहे हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ टेस्ट हमारे इंक्रीज़ हो गए, दैट मीन उसकी वजह से हमारा डिटेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है कि नंबर ऑफ़ जो सीवियर केसेस प्रोपोर्शनेटली पहले आ रहे थे, उस सीवियरिटी में हम देख रहे हैं कि कुछ कमी हुई है जो हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं पेशेंट्स। लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ कोरोना।
हमें एहतियात ही एक चीज़ है जो हम ले सकते हैं, जिससे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल कर ही रही है, लेकिन ये लोगों का अपना फ़र्ज़ है कि वो इन एडवाइजरीज़ पे अमल करें। इट्स नॉट बाय कंपल्शन और बाय फोर्स कि उन पे वो आयद किया जाए, कि फ़ाइन्स आयद किए जाए या पुलिस को देख के या किसी और को देख के वो ये प्रिकॉशंस दे और मास्क पहने। ये लोगों का एक इनबिल्ट अपनी कॉन्शियंस से ही आना चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ये एहतियात लेने हैं, हमें इन एडवाइजरीज़ पे अमल करना है, तभी हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में गुलिस्तान टेलीविजन चैनल की टीम जिंदगी के मामूलात भी देखते हैं कि पानी, बिजली, सड़क, सेहत में सरकार ने कहां कोशिश की और इसका फ़ायदा आम लोगों को मिला या नहीं। ये ताज़ा तस्वीरें आपको ज़िला बडगाम के शहरी श्रीनगर के नज़दीक ओमपोरा कॉलोनी की है। ओमपोरा कॉलोनी बहुत खूबसूरती के साथ, प्लानिंग के साथ तैयार की गई थी, तामीर की गई थी। उसके बाद महकमा सिडको के साथ एक माहदा तय पाया। माहदे के मुताबिक रियासती सरकार और सिडको के बीच में स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ पानी के नल घर घर तक पहुंचाने का अज़म किया था। 800 कनाल अराजी से जायद ज़मीन हासिल करने के बाद सिडको डिपार्टमेंट ने यहाँ के रिहाइश पजीर लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात भी फराहम करने थे। ना ही लाइट मिली और न ही चमकते बल्ब दिखे। ओमपोरा में मकामी लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने वक्तन फ़वक्तन ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफातर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन लगे हाथ कुछ नहीं पाया। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस गए, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। अब हम गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल से अपनी ज़ुबान और अपनी आवाज़ आगे तक लेना चाहते हैं, ताकि सिडको डिपार्टमेंट और रियासती सरकार का माहिदा तय पाने के बाद ओमपोरा कॉलोनी में लोग बुनियादी ज़रूरियात के लिए किस तरह से इन दिनों मुश्किलात से दो चार हैं। बेसिकली हम 1980 से यहाँ ये कॉलोनी वजूद में आई है और बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया गया बसाने के लिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 1980 से लेके आज तक कोई यहाँ डेवलप नहीं हुई है। यहाँ देखो, यहाँ के रोड्स क्या है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम देखो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम देखो। ज़ाती तौर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड के नज़रों से ये हाउसिंग कॉलोनी उजल है, क्योंकि वो यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। यहाँ के रोड देखो, यहाँ के आप हर जगह देखो, ड्रेनें देखो। अगर 1980 से लेके आज तक 2020 हुआ है, आज 2020 है, आज 2020 में आप देखो 40 साल हो गए। 40 साल हो के भी आप यहाँ की ड्रेन देखो, ड्रेन है नहीं। यहाँ लोगों को घरों से लाया गया, गाँव से लाया गया, सिटी से लाया गया, मगर मुश्किलात में फंसाया गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, अरबों रुपया का प्रोजेक्ट बनाया, मगर रोड क्यों नहीं बनाया गया? रोड अगर हाउसिंग कॉलोनी के ज़मीन से काटा गया, हाउसिंग कॉलोनी में जो रहने वाले हैं उनका ज़मीन काटा गया, 2-2 मरला रोड इनका है, तो हाउसिंग और सिडको का रोड कहाँ है? मैंने सिडको डिपार्टमेंट के एससी साहब से भी बात की और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात की। मैंने उसको कहा आपने हमारा रोड ख़राब कर दिया है, हमारे देवर डैमेज हुए हैं, रातों रात गाड़ियाँ आ रही हैं, हज़ारों में गाड़ियाँ आ रही हैं, रातों रात गाड़ियाँ आ रही हैं लोडेड, और हमारे देवर, बहुत सारों की देवर भी डैमेज हुए हैं। रोड 6 साल से ऐसा ही पड़ा है। पिछले साल भी बताया कि हम मैकडेमाइजेशन करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है आज तक मैकडेमाइजेशन नहीं की गई। ओमपोरा के बाद आज हमारी कैमरा टीम ने नुमाइंदों के हमरा दौरा किया पारिमपोरा का, और पारिमपोरा के मुतअद्दिद मकामात पर ज़ेर आब इलाकों का भी दौरा किया। मामूली बारिशों के नतीजे में यहाँ लोगों के गोनों को मुश्किलात और मकामी लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने एक बार फिर रियासती सरकार से अपील की कि उनके इन मसाइल को हल किया जाए। बरसती बारिशों के बीच में कई दिनों तक जब एक बार फिर बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, धूप निकल आती है, तो इस इलाके में पानी ज़ेर आब होने की वजह से यहाँ मुश्किल दौर से लोगों को गुजरना पड़ता है। आज हम 6 महीने के बाद अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, मगर बदकिस्मती की बात है, आप देखिए इस बस स्टैंड की पोजीशन क्या है। सवारी बहुत मुश्किलात में है, अगर उनके साथ कोई बच्चा होगा तो वो तो पानी में नज़र नहीं आएगा। हम बाहर की बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में कैसे बस स्टैंड है, जम्मू में कैसे बस स्टैंड है, और ये कश्मीर का बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है, जहाँ सोमो चल रहे हैं, टाटा गाड़ियाँ चल रही हैं, मिनी बस चल रही हैं, बसें चल रही हैं, मगर गवर्नमेंट यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। हमारी तरफ से कोई, हम यही कहना चाहते हैं, हम यही अपील करना चाहते हैं, जो नए एलजी साहब आए, हम यही उनसे कहना चाहते हैं, कम से कम इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। नाज़रीन, गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल पर आप अपना मनपसंद प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब हम आपको लारन साहब की याद दिलाते हैं।
जम्मू कश्मीर में बंदोबस्त के वक्त लालन साहब ने जो रोल अदा किया उसमें फ्लड कंट्रोल महकमे का अभी तक जो चलना है वहीं से चल रहा है। लेकिन बारामूला का अजीब व गरीब हाल देखेगा। बारामूला में उस वक्त के बंदोबस्त के मुताबिक अब फ्लड चैनल पर कई मकामी लोगों ने कब्जा किया है। मकामी लोगों ने कहा कि इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ्लड चैनल्स को भी इन्होंने नहीं बख्शा। फ्लड चैनल का मतलब जब सैलाबी सूरत-ए-हाल, जब इस तरह की बारिशें लगातार बरस रही हों तो पानी की निकासी यहाँ से मुमकिन हो पाए। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर को फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है। सब लोगों ने नाला खाया है। एक तो ये होटल वाले डालते हैं यहाँ, जितने भी होटल बारामूला में और जितने भी दुकानदार यहाँ, ये सारा कचरा डाल, और ये जो मकान वाले इधर जिन्होंने ये नॉन जेन्युइन में बनाया है, ये भी सब यहीं डालते हैं। जो भी यहाँ आता है वो इसी नाले में डाल के जाता है। ना कोई म्युनिसिपल वाला आता है, ना कोई इरिगेशन वाला आता है, ना कोई फ्लड डिपार्टमेंट आता है, कोई नहीं आता है इसमें, कोई नजर। हमने बहुत दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की है, भाई इसको सफाई कर लो, ये कर लो। यहाँ से देख लीजिए आप, ये जो ये बीकन वालों ने बनाया फुटपाथ, इसकी फेंसिंग हमने खुद कराई है अपने पैसों से। यहाँ तो पहले तो गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई पूछताछ ही नहीं है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पूछता है, ना कोई पूछताछ है, ना किसी के पास जाओ कोई काम ही नहीं निकलता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग भी यहाँ चुप करके बैठे हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं माजी के झरोकों को थोड़ा सा और ताज़ा करते हैं। बात 2014 की है, जब तबाहकुन सैलाब ने जम्मू कश्मीर के हर घर को हिला के रख दिया, बल्कि सरहद के दोनों तरफ भारी तबाही मची और इंसानी जानें बहुत ज़्यादा तलफ हुई। अब आपको 2014 नौशहरा के बठिंडा इलाके लिए चलते हैं, जहां एक बारात में शामिल 67 अफराद जाम बहक हुए थे। अभी तक मकामी लोगों को उनकी यादें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इलाके में मकामी लोग नौशहरा के आसपास में अभी तक पुल की फरियाद देकर हैं। मकामी लोगों ने कहा कि 6 साल का अरसा बहुत होता है, 67 जिंदगियां एक जात तलफ होना बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बावजूद भी इलाके में तामीराती काम चल रहे हैं, लेकिन एक पुल नहीं बन सका। वाज़ेह है कि नौशहरा का इलाका जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सरकार उनकी, LG उनका, UT उनकी, सब कुछ उनका, लेकिन 67 बारातियों के मरने के बाद इस इलाके में अभी तक पुल तामीर नहीं किया जा सका। उन्होंने मुत्तलका जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत और काम में सूरत लाने की अपील की है। आजाद बंदूक की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी और वहाँ मरने की पाबंदी। मैं यहाँ आज इस कोठा जो है करदीनू इलाके को, जो कलर का ब्रिज जो था 2014 में डैमेज हो गया फ्लड के साथ, लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। और मैं साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ कि यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, जहाँ सिर्फ यहाँ के अवाम की ये आवाज़ है कि हमें ये पुल चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जहाँ आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो मैं ये साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ कि कालाकोट के खून के लोगों के खून में इतना जायका है, इतना स्वाद है कि लोग बाहर से आकर यहाँ इलेक्शन लड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब उनको खून का जो जायका है वो पी लेते हैं। जहाँ का खून पिया है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ कि अगर कल कोई भी यहाँ अगर मर जाएगा तो वो उसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। यहाँ का जो नौजवान है वो यहाँ खजल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? और नाज़रीन, अब जानते हैं कौमी शाहरा का हाल। कौमी शाहरा लगातार 4 दिनों तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक के लिए जम्मू से श्रीनगर के लिए इजाज़त मिली थी, लेकिन बाद में बारिशें लगातार जारी थी। पंथियाल, शैतान नाला और कई एक जगहों पर चट्टानें खिसकने की वजह से रोड कई घंटों तक बंद रहा। लेकिन ये तो कहानी का एक रुख है। दूसरा रुख जम्मू कश्मीर में जब सड़क बंद हो जाती है, जब दरमांदा मुसाफिर पड़े रहते हैं, क्लीनरों, ड्राइवरों और बाकी लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? हमारे नुमाइंदे बराए जनूबी कश्मीर फिदा हुसैन ने इतला दी है कि इलाके में बहुत सारे ड्राइवर्स और उनके हेल्पर्स इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है, क्योंकि सर्दियों के अयाम में यहाँ महीनों ट्रक खड़े होते हैं और खाना पीना तो दूर की चीज़ है, बल्कि ट्रक में जो लादा हुआ सामान है वो भी ज़ाया होता है। इससे कबल जब अवामी सरकार हुआ करती थी तो डिविजनल इंतज़ामिया फौरी तौर पर ऐसे अफराद के लिए टीमें रवाना करती थी और उनके मुश्किल को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ये ड्राइवर्स, हेल्पर्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि
नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों से आए हुए हैं जिन्हें आगे जाना है या आगे से वापस आना है। शुमाली कश्मीर के पंजाब, लुधियाना और मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए ट्रक ड्राइवर हजरात भी इस काफिले में मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। हम गुरदासपुर से आया है तो श्रीनगर में आ रहा हूँ, तो मेरे को हो गए आज 15 दिन हो गए चलते, इधर से रुके हुए आज 4 दिन हो गए। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जान नहीं देता, कोई कुछ नहीं। अभी तो हम तो रोटी बना बना के बेहाल हो रहे हैं। उनको बोला कि कान भाई छोड़ो, कान भाई भी नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते। तो मुश्किल इतनी है, हम किस्त वाली गाड़ी हम किस्त नहीं दे सकते, कहाँ से दें किस्त, इतना परेशान हो गए हैं। हमें भी महीने में एक चक्कर लग रहा है। हम कैसे देंगे कि गाड़ी का काम करवाएंगे कि रोटी खाएंगे, बड़ा घुमा के क्या करेंगे। तो जो भाड़ा हो वो तो खत्म हो जाता है इधर से ही, आते आते ही इधर से जब गाड़ी खाली करते हैं वहीं से पैसा नहीं मिलता, वही कम हो जाता, माल कम हो जाता है। बारिश आ गया, माल बिच गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करें। तो नाज़रीन, जाने से कबल आपको एक अहम खबर दे दूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो तंबाकू पीते हैं, पिलाते हैं और सप्लाई भी करते हैं। इस ज़मन में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर स्टेचुरी वार्निंग नहीं होती है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक खुसूसी इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त करोड़ों रुपया सिर्फ तंबाकू नोशी पे सर्फ किया जाता है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इन कंपनियों के साथ किन महादों के तहत जम्मू कश्मीर और बकिया जगहों पर इस चीज़ को, इस ब्रांड को बिकने की इजाज़त देता है, ये समझ से बाहर है। हालांकि इंकशाफ ये भी है कि चाइना और दीगर ममालिक से आने वाले इस सिगरेट की पैकिंग मैन्युअली की जाती है, हाथ से की जाती है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का मज़ीद ख़तरा हो सकता है। मकामी लोगों, सिविल सोसाइटी ने इस तंबाकू नोशी के साथ साथ जो सिगरेट सप्लाई किए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से भारत और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं, इस पर फौरी पाबंदी का मुतालबा किया है। कुछ पर्टिकुलर ब्रांड से, जैसे विन करके एक सिगरेट का ब्रांड आता है, उस पर कोई भी हेल्थ वार्निंग नहीं होती है, उस पर लिखा ही नहीं होता कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। और उसके बाद उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी सिगरेट्स ऐसी हैं जो फ्लेवर के नाम पे बिकती हैं, जिनमें अंदर निकोटिक्स लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ वो उनको ये बताया जाता है कि फ्लेवर्ड सिगरेट है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें निकोटिक्स नहीं होगा, जो कि गलत है। उसमें निकोटिक्स का पूरा मात्रा होता है और नॉर्मल सिगरेट से ज़्यादा होता है। अब दोनों ही तरह की सिगरेट्स जो हैं वो हेल्थ हैज़ार्ड हैं हमारे लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी सालों से बताई जा रही है कि जी सिगरेट्स को हम बैन करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे, सिगरेट्स को हम लोग बैन करेंगे स्कूल्स कॉलेजेस के सराउंडिंग्स में। आप वुडलैंड हाउस स्कूल चले जाइए, उसके दरवाजे के सामने ही सिगरेट्स बिकती हैं। आप डिस्को स्कूल देख लीजिए, गली के बाहर ही सिगरेट्स बिकती हैं। हर जगह पे सिगरेट्स बिक रही हैं ओपनली, और कोई ओपन एक्शन नहीं है इस पर। गवर्नमेंट को अभी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाना पड़ेगा इसमें कि किस तरह से इसकी सेल को रोका जाए। और सेकेंडली जो परफॉर्मेंस है डी एडिक्शन सेंटर्स की, उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर में पहले तो है ही नहीं। अगर कोई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, और काफ़ी लो ग्रेड हैं, जिनमें हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और अवेयरनेस सबसे पहले सबसे ज़्यादा बढ़ाई जाए लोगों में कि किसी भी तरह की सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। और जो ऐसे सिगरेट ब्रांड्स हैं उनको बैन ही होना चाहिए, उनका तो बैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए हमारी इतला कि जम्मू कश्मीर में ये सिगरेट और ये बिजनेस कैसे कारोबार इस वक्त फैल रहा है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, ये सवाल हम सरकार के ही कोर्ट में छोड़ते हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। जिंदगी रही, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन खास मौज़ूआत के साथ। जब तक के लिए अपनी पूरी टीम और समीर वानी को दीजिएगा इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।